पेन इज टेम्पररी एंड क्विटिंग इज फॉरएवर। यानी कि दर्द जो होता है वो क्षणिक होता है। जैसे कि एग्जाम का अगर जो पेन अभी आप ले रहे हैं ये कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षणों के लिए, और छोड़ देने का रास्ता तो आपके पास जीवन भर रहेगा। आप जब चाहे तब इसे आप छोड़ सकते हैं। तो पेन इज टेम्पररी एंड क्विटिंग इज फॉरएवर। दर्द जो होता है वो क्षणिक होता है और छोड़ देने का रास्ता आपके सामने जीवन भर होता है। बच्चों, आज इसी बात पे बात करने जा रहे हैं कि इस समय एग्जाम टाइम चल रहा है और एग्जाम टाइम के दौरान यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट फेस कर रहा है वो ये फेस कर रहा है कि सर मुझे एग्जाम के दौरान नींद बहुत ज़्यादा आती है। लगभग मैं 8 घंटे 9 घंटे सो जाता हूँ और 8 घंटे 9 घंटे सोने के बाद से फिर मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो बेटा सबसे पहली चीज़ सोकर निकाले जेई मीन्स ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, और इसको बिल्कुल भी नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं देखना है, ना सोचना है। मैं आपसे एकदम बेसिक बातें करता हूँ कि आखिर हम कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करके, आखिर हम कैसे अपनी चीज़ों को 8 घंटे 9 घंटे सोने के बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक कैटेगरी स्टूडेंट उसकी है जो कि अभी इस बार बोर्ड्स देने वाला है, और एक कैटेगरी का स्टूडेंट वो है जिसका बोर्ड्स ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट एंड 12th पास स्टूडेंट। तो दोनों बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी तरकीब बताने जा रहा हूं। शायद अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, और आपको जो सोने की वजह से जो आपको रिग्रेट फैक्टर आपके मन में आता है वो नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं बेटा 12th का स्टूडेंट है या फिर 12th पास स्टूडेंट है, दोनों का टारगेट है आने वाले अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर जेई को टारगेट करना। अब जेई को टारगेट करने के लिए आप लोगों को पता है आपके पास कितने घंटे हैं। दोनों के कैटेगरी के स्टूडेंट के पास लगभग 24 घंटे होते हैं पूरे दिन और रात मिला के, है ना। अगर मैं बात करूं कि एक सर्कल का पूरा, तो एक साइकिल में टोटल 24 घंटे दोनों के पास है। अब आप एक चीज समझिए कि 12th का स्टूडेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर है। एक्स्ट्रा प्रेशर इस बात का है कि चूंकि उसके बोर्ड्स भी करीब आ रहे हैं और साथ में जेई मेंस भी करीब आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर 24 घंटे में से मान लीजिए अगर आप 8 घंटे भी सोने का निकाल दे रहे हैं, आपके हाथ में बचता कितना है, 16 घंटा। 16 घंटे में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपने करना क्या है, अपने 16 घंटे के अंदर रोज जेई मेंस का या हर दूसरे या तीसरे दिन पे एक जेई मेंस का पेपर उठा दीजिए, ठीक है। और पेपर उठाने के बाद से आपको करना क्या है, उस पूरे पेपर को करना है सॉल्व, ठीक है। अब बचे हुए दिनों में और बचे हुए घंटे में क्या करना है, तो आपके पास हर दिन लगभग आप उठा के देखिए 11 से 12 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है। इससे 11 से 12 घंटे के अंदर आपको अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। अब बात आती है बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना है। टू दी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर अगर मैं बात करूं तो आपको अपने विगत 7 वर्षों का पेपर उठाना है। सबसे पहले 7 वर्षों का पेपर उठा के पर मतलब 3 घंटे में आप डिसाइड करिए। 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, मान लीजिए 12 घंटे हैं आपके पास। मैं कह रहा हूं 9 घंटे का स्लॉट बनाओ 3 सब्जेक्ट को लेके। कैसे बनाओगे, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, 3 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे, ऐसे करके अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 3 घंटे में आपको करना क्या है, 10 पेज लिखने की हैबिट डालनी है। भले ही आप आंसर देख के लिखो, लेकिन लिखो जरूर। और उसके बाद से आपको करना क्या है, आप आंसर देख के लिखोगे तो इससे आपकी राइटिंग एबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लिखने की कला और बेहतरीन होगी, और लिखने की कला ही अल्टीमेटली आपको नंबर दिलवाती है। ज्ञान आपका बहुत मैटर करता है, लेकिन लिखने की कला भी। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट दो होंगे। पुराने जमाने में कहा जाता था लिखने से हमें ये चीजें, बहुत सारी चीजें याद होती हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं बात बोलूं कि हैंड मेमोरी भी एक चीज होती है। हैंड मेमोरी जो होती है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब बार बार आप किसी चीज को लिखने लगते हैं तो आपका ब्रेन और दूसरी चीज आपकी मेमोरी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब हैंड मेमोरी भी काम कर रही है और ब्रेन भी काम कर रहा है, तो चीजें आपको जल्दी आसानी से याद होती हैं। अब कोशिश करिए कि आसानी से याद करने के लिए एक और तरीका यह है कि आप डायग्राम के तरीके से देखिए। मैं कोई निंजा टेक्निक आपको नहीं बता रहा हूं, मैं वही टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप इजीली, जिसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी और लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपने करना क्या है, आपने जैसे ही लिखा, ठीक है, आपको लिखना है 10 पेज, पहली चीज। अब लिखने से क्या होगा कि आपकी राइटिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी, और तो और साथ में आपका ज्ञान का स्तर भी बढ़ेगा। और उसको बढ़ाने के लिए, अब उसको याद करने के लिए आप चीजों को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। ये तो बात हो गई बोर्ड्स की। अब बात करते हैं जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, वो ड्रॉपर है। तो मैं आपको बताऊं, अगर लगभग आपके पास 24 घंटे और 8 से 8.5 घंटा अगर आप सो पा रहे हैं बेटा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने मन को कोसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सही समय पे, आपको अगर समझिए एक चीज कि अगर आपको 16 घंटा अपनी बॉडी को काम करवाना है, या 17 घंटा आपकी बॉडी को काम करवाना है, या 15 घंटा, तो आपको प्रॉपर अमाउंट में सोना पड़ेगा। तो ये कोई गलत बात नहीं है। लगभग 7 से 8 से 8.5 घंटे अगर आप सो जाते हैं तो भी आपके हाथ में लगभग 15 से 15.5 से 16 घंटे बचते हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है, आप कितनी देर में अपना पेपर सॉल्व कर पाते हैं, आपको 2 से 3 पेपर हर दिन लगाना है।
अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, चाहे वो 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, दोनों की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या क्या समस्याएं पहली चीज फेस करनी पड़ती हैं। पहली समस्या ये कि जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो, तो पहली चीज तो क्वेश्चन करने जब आप बैठेंगे तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको इजीली देखते ही बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रखी है तो आपसे बहुत इजीली बनेंगे। तो आपको करना क्या है, ग्रीन पेन से उन क्वेश्चन को मार्क कर देना है। अब आती है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बार बार ये लगता है अरे यार ये पॉइंट याद आ जाता ना तो मैं शायद ये सवाल कर जाता। नोट्स में यहाँ पे ये बात तो लिखी हुई है लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। मतलब कि एक क्वेश्चन आपको ये मैसेज दे रहा है कि भाई आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि लर्निंग अप्रोच मांग रहे हैं, आपके नोट्स के खोलने की जरूरत है, उन्हें नोट्स को पढ़ने की जरूरत है या एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है, आपको रेफर करने की जरूरत है। तो आप उन क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा उस टॉपिक को साइड में नोट कर लीजिए या फिर उसको ब्लू पेन से मार्क कर लीजिए, ब्लू पेन से मार्क करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी का सवाल आएगा। तीसरी कैटेगरी का वो सवाल होगा जो आपसे पेपर में बनेगा ही नहीं। अब उन टॉपिक को आपको रेड से मार्क कर लेना है। इनके नंबर नहीं देखने हैं कि 10 केवल ग्रीन हुए हैं, 15 ब्लू हो गए और 20 हो गए रेड। इसको देखोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। आपको यह देखना है कि वो 20 टॉपिक कौन से हैं जो रेड हुए हैं आपके। देखो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर किसी काम की शुरुआत करोगे तो रिजल्ट भी उसी अनुसार आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि वो 20 टॉपिक मेरे कौन से ऐसे हैं जो कि रेड हो रहे हैं बार बार, मतलब जिसमें मुझे लेक्चर विग्रस नोट्स, अगर मैं आपसे बात करूं जिसमें मुझे बेसिकली लेक्चर लगाने की भी जरूरत लग रही है और जिसमें मुझे साथ में नोट्स पढ़ने की भी जरूरत लग रही है, ये वो टॉपिक होगा जो कि आपको ये बताएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब किसके वीडियो लेक्चर्स आपको फॉलो करने हैं या कौन सा वन शॉट देखना है मुझे या फिर कौन से टॉपिक के ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं या अदर रिसोर्सेज से हमें पढ़ना है। ये वो टॉपिक होते हैं जो रेड हो जाते हैं कंप्लीटली। अगर मैं बात करूं ब्लू वाले सिंपल ये बात है कि मैंने जो अपना नोट्स बनाया था या मैंने जहां से पहली बार पढ़ा था वहां से वापस पढ़ लेता हूं, मेरा ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा क्योंकि जो आसान है वो आपसे हमेशा होगा। अब मान लीजिए पेपर हमने सॉल्व कर लिया सर, अब इसके व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे पहली चीज, इनके बेसिस पे जेईई मेंस का अगर आप डेटा उठा के देखें तो जेईई मेंस में एक कुछ पेपर्स ऐसे थे जिसमें 300, इस बार की अगर मैं बात करूं 300 में से 200 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड थे, डायरेक्ट लर्निंग अप्रोच वाले थे। मतलब 300 में से 200 नंबर का पेपर ऐसा आ रहा है जो कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है और वो फॉर्मूला क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपने करना क्या है, पीवाईक्यूज का शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में क्या, वो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप मिस कर रहे थे, जो कि आप भूल रहे थे, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, आपने वो शॉर्ट नोट्स को बनाना है, उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। और अगेन अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगेन इस साइकिल को कंटिन्यूअसली आपको रिपीट करते रहना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 से 3 पेपर हर दिन ड्रॉपर वालों के लिए मैंने बोला, और अगर मैंने इनकी बात की बोर्ड्स वाले स्टूडेंट की तो इनको मैंने बोला रोज एक पेपर या हर दूसरे दिन पे एक पेपर या हर तीसरे दिन पे एक पेपर। आपको ये साइकिल को कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। अब बात आती है कि सर पेपर कौन कौन सा करें। देखिए, सबसे पहली चीज आपके लिए मैं बोलूं कि जो मस्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि 2019 से लेके 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर जो है इनको एटलीस्ट तो आप सॉल्व कर ही जाइए। अगर मैं बात करूं कि 2019 से 2023 तक का जो अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर है उसे जरूर सॉल्व कर जाइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास रेस्ट टाइम बचता है उसमें आपने करना क्या है, कुछ फालतू डेविएट नहीं होना है बोर्ड्स के लिए। 7 इयर्स की पीवाईक्यूज की कोई बुक आप ले लीजिए, बहुत अच्छे पब्लिकेशंस की बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। 7 इयर्स की पीवाईक्यूज की बुक ले लीजिए। उसके अंदर आप देखेंगे कि रिएक्शंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूलेज हैं, वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सारा आइडिया दे जाएगा कि एग्जैक्टली बोर्ड्स के लिए हमें पढ़ना क्या है, ताकि हमारा 75% वाला वो क्राइटेरिया भी ना रुके। बात आती है कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर हैं उनके लिए आखिर क्या। तो भाई मैं आपके लिए बोलूं कि आपको 2019 से लेके 2023 तक के जो अप्रैल अटेम्प्ट वाले एटलीस्ट पेपर हैं, इन सारे अटेम्प्ट के पेपर को आपने सॉल्व करना है। अब अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मैं कोशिश ये करिए कि 1 से 2 बार इन पीवाईक्यूज को कर जाइए और इनके बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसके बाद से अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है तो आप जनवरी अटेम्प्ट्स के भी पेपर्स को उठा के थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जब आप बार बार पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका एक शॉर्ट नोट्स, आपका एक फॉर्मूला शीट, आपका एक बुक, आपका एक रिवीजन चीट कोड, कुछ भी कह लीजिए, वो तैयार होता है। आपने करना क्या है, बार बार उस रिवीजन चीट कोड को उठाना है और अगले पेपर में बैठ जाना है। इससे क्या होगा, हो सकता है आपको पेपर के अंदर नई चीजें सीखने को मिले, फिर आप ऐड ऑन कर लीजिए।
एट द एंड ऑफ द डे उसका बेनिफिट हमें क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जब हम अपनी ये सारी रेलेवेंट चीजें कर चुके होंगे तो इनका फॉर्मूला शीट हमारे सामने होगा, इनके सारे कहा जाता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे सामने होंगी। तो उस कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना पड़ता है, उस कंडीशन में आपको आकलन होता रहता है कि बचे हुए दिन के अंदर मुझे एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि हाँ इतने दिन मेरे पास बचे हुए हैं, इतने टॉपिक मेरे कमजोर है, इस टॉपिक में मैं फंस रहा हूं और इस टॉपिक को मुझे वापस पढ़ने की जरूरत है। इससे क्या होगा? आप अपना दिन बहुत अच्छा प्लान कर पाएंगे। आप इन सारी चीजों को, अच्छा एक काम और कि हर दिन जो पेपर आपने सॉल्व किया उसका नेट रिजल्ट क्या है, कौन कौन सा टॉपिक सामने निकल के आया जो रिवीजन मांग रहा है, कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि वापस पढ़ने को मांग रहा है, उसके लिए आपको टाइम निकालने में आसानी हो जाएगी, उसके लिए आपको आगे अपना दिन प्लान करने में आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर पहुंचाएं जिन भी बच्चों को इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बहुत ज्यादा नीड है। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि बच्चा परेशान हो जाता है और उसको तरीका नहीं मिलता और अंततः वो यही सोचता है कि एक काम करता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आगे बढ़ूंगा, और फिर अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है और कहानी वही चलती है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एंड थैंक यू वेरी मच। बस स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में एकदम पूरी तरीके से लगे रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।